बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम जिस चीज़ को हलवा मक्खन मलाई बनाने की कोशिश करेंगे वो है 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल, यानी कि 11th क्लास फिजिक्स के लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यानी इस वीडियो के बाद आपकी पूरी बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। बहुत ज्यादा आसान है ये न्यूमेरिकल। यूरेनियम 238, ठीक है, आइसोटोप है उसका, इज एन अल्फा एमिटर। सही है। अब जाहिर सी बात है, यूरेनियम 238 क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? पार्टिकल्स या रेडिएशंस एमिट करता है। अब वो कौन सा पार्टिकल एमिट करता है? अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। In the process it is transmutated into a daughter nucleus. What is the mass number and charge number of the daughter nucleus? What is its chemical symbol? अब वो कहता है कि जब यूरेनियम 238 में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि उसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एमिट हो जाएंगे, तो वो एक नया एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने बताना है कि वो जो नया डॉटर न्यूक्लियस वो बनेगा, ठीक है, उस न्यूक्लियस का जो चार्ज नंबर है वो क्या है, जो मैस नंबर है वो क्या है, और आपने बताना है कि उसका सिंबल क्या है। ठीक है, अब रिएक्शन देखते हैं। गिवन डाटा में बताया हुआ कि यूरेनियम 238 इज डिकेड बाय अल्फा एमिशन। फाइंड क्या करना है? डॉटर न्यूक्लियस फाइंड करना है, और उसको मैंने वाई से शो किया हुआ है। कुछ बुक में एक्स से शो होता है, कुछ बुक में वाई से शो होता है, मैंने उसको वाई से शो किया हुआ है। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि यूरेनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? 92 है। एटॉमिक मास क्या है? 238 है। सही है। ये जो नीचे होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, और ये ऊपर होता है ये एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास में से चार्ज नंबर अगर आप माइनस कर दें तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से क्या निकला? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। यानी जो हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वही अल्फा पार्टिकल होता है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है? अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। अब अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये किस एलिमेंट का होता है? वो तो हीलियम का होता है। तो हीलियम का यहां पर हमने न्यूक्लियाई लिया है, यानी 2 4, यानी अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया तो हीलियम एमिट हो गया। ठीक है, वैसे चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर से मैंने कहा बता ही दूं। अच्छा, अब जब यहां पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब है कि इस यूरेनियम में से 2 प्रोटॉन चले गए। अगर 2 प्रोटॉन चले गए, क्योंकि यहां पर 2 आ गया ना, हीलियम के बन गए, तो इसका मतलब है 92 से इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, जो नया न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, और यहां से 238 है ना, यहां पर 4 है, इसका मतलब है 238 से 4 एटॉमिक मास चला गया, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन चले गए। तो पीछे क्या बचेगा? 238 माइनस 4, ये बन जाएगा 234। ओके, हो गया। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन, क्योंकि उसने पूछा था व्हाट इज द मैस नंबर एंड चार्ज नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। तो मैस नंबर क्या होगा? 234 होगा, और चार्ज नंबर आपके पास क्या होगा, यानी एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होगा? 90 होगा। अब नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट इज इट्स केमिकल सिंबल। अब ये केमिकल, अब ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा न्यूक्लियाई है कि जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, एटॉमिक मास 234 होता है? तो वो हमारे पास होता है थोरियम। वो कौन सा होता है? थोरियम होता है। तो 92 यहां पर आएगा 238, और थोरियम आप, ये उसका सिंबल होता है टी एच। टी एच, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होगा? वो आपके पास होगा 90। ठीक है, थोरियम का एटॉमिक नंबर आपके पास कितना होगा? 90, और एटॉमिक मास इसका आपके पास होता है 234। 234। ओके, हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें, या ना इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, मतलब टी एच को जोड़ के लाजमी है लिखना। ठीक है, तो आप इसको ना ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, यहाँ पे टी कैपिटल डाल दें और साथ में एच लिख दें, ऐसे, थोरियम। सही है। अच्छा, अब फिर हम क्या करें, क्या करें? प्लस हीलियम न्यूक्लियाई, बस हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। यही उसने दो चीजें पूछी हुई थी। ठीक हो गया। तो हीलियम 234, हाँ हाँ, हीलियम 234 कहाँ से आ गया? हीलियम 24, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। ओके, हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, कोशिश किया करें एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एक ही साइड पे ऐसे लिखा करें। डन हो गया। सो द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज थोरियम। यहां पे चल लिख भी दें। सो द प्रोडक्ट न्यूक्लियस
इज थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 90, एटॉमिक मास 234। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, ये सजेस्ट इतना ही करना था, यही आपने दो चीजें बतानी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल। पोलोनियम, अब उसके 84 उसका एटॉमिक नंबर है, 218 उसका एटॉमिक मास है, जाहिर सी बात है ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इज अ बीटा माइनस एमिटर। बीटा माइनस एमिटर का मतलब है कि स्टेबल होने के लिए बीटा माइनस, जो बीटा माइनस है वो एमिट करता है। बीटा माइनस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बस याद रखें ये चीज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट विल बी द मास नंबर एंड चार्ज नंबर z ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस? तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसका मास नंबर और चार्ज नंबर क्या होगा? ठीक है, जाहिर सी बात है जब उसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा तो एक नया न्यूक्लियस वो बन जाएगा। ठीक है, तो उसका चार्ज नंबर और मास नंबर आपने बताना है। अच्छा, अब यहां से देखिए पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है 84। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 84 है। अब मैंने क्या कहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एमिट किया है, और इलेक्ट्रॉन इसमें से तब एमिट होगा जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। यानी कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। इन बीटा एमिशन z इंक्रीजेस बाय 1 एंड a रिमेन सेम। तो एक प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ है, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया। तो यहां पर 84 से इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 85 होगा। y क्या है? डॉटर न्यूक्लियस, मतलब कि जो नया न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इसमें देखिए, देखते हैं क्या होता है। जो एटॉमिक मास है, याद रखें कि बीटा नेगेटिव डिके हो या बीटा पॉजिटिव डिके हो, एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। जब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन करेंगे आंसर फिर से वही आएगा। तो एटॉमिक नंबर बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव डिके में हमेशा सेम रहता है। तो यहां पर आप लिखोगे 280। डन हो गया। तो बस इतना ही आपने करना था, सही है। अब ये नया न्यूक्लियस कौन सा, ये चीज देख लेते हैं। तो पोलोनियम, और यहां पे आएगा 84, यहां पे आएगा 218, नया न्यूक्लियस। अब ऐसा कौन सा न्यूक्लियाई है कि जिसका एटॉमिक नंबर 85 होता है और एटॉमिक मास 218 होता है? तो वो आपके पास एस्टाटीन है, एस्टाटीन। तो 85 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 218 इसका एटॉमिक मास होता है। ओके हो गया। और प्लस इलेक्ट्रॉन, बस यही उसने पूछा हुआ था कि व्हाट विल बी द मास नंबर एंड चार्ज नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। तो मास नंबर क्या है? 218 है, सेम रहेगा। चार्ज नंबर एक बढ़ जाएगा, यानी 85 हो जाएगा। ओके हो गया। यहां पे एक छोटी सी नीचे लाइन लिखते हैं, सो द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज एस्टाटीन, जिसका एटॉमिक नंबर 85 है और एटॉमिक मास 218 है। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, नाइट्रोजन बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एक नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है, उस पर हम क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं, अल्फा पार्टिकल को उसके ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे रिजल्ट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3, नाइट्रोजन बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल रिजल्ट्स इनटू ऑक्सीजन। कि नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है, उसके ऊपर आपने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल को फेंका। तो जब अल्फा पार्टिकल उसके साथ जाके टकराया, कोलाइड किया, तो एक फिर नया न्यूक्लियस बन गया, और वो क्या बन गया? ऑक्सीजन का बन गया। सही है। व्हाट इज द प्रोडक्ट पार्टिकल इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन? एक पार्टिकल भी इसमें से एमिट होगा, वो प्रोडक्ट पार्टिकल वो आपका कौन सा होगा, वो उसने पूछा हुआ है। यानी अगर हम इसमें रिएक्शन में देखें ना, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और ये 14, तो इसमें अगर आप देखो तो उस पे आपने अल्फा पार्टिकल को फॉल करवाया है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियाई, पहले भी बता के आ चुके हैं। सही है, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम को नाइट्रोजन में फॉल करवाया तो ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन के साथ ऐसा कौन सा एक और जो प्रोडक्ट पार्टिकल है वो बना है, ये उसने पूछा है। यानी एक्स क्या है, ये उसने पूछा है। अब गौर से सुनना है। यहां पे देखिए, सबसे पहले तो आपने इतना रिएक्शन लिखना जो मैंने ब्लैक से लिखा है। तो यहां पर देखिए 7 + 2 क्या होता है? 9 होता है। यहां पर क्या है? 8 है। यहां पर भी हालांकि 9 होना चाहिए। तो इस यहां पर हम एक एक्स न्यूक्लियाई लगाएंगे, और इसका हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियस जो भी है हमें नहीं पता, बट इसका जो एटॉमिक नंबर है ना वो 1 है। क्यों? क्योंकि 8 + 1 करके 9 आएगा। तो यहां भी 7 + 2 9, यहां भी 8 + 1 9। ओके हो गया। नेक्स्ट देखते हैं,
ऊपर क्या है 14 प्लस 4 18, इसका मतलब है रिएक्शन के इस तरफ भी 18 ही आना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या है 17 है, 17 में क्या चीज प्लस करें 18 आता है 1। इसका मतलब है जो नया न्यूक्लियस नया पार्टिकल बनेगा उसका जो एटॉमिक मास है वो आपके पास 1 होगा। ओके हो गया। तो 1 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास, सही है। तब हमारे पास 8 प्लस 9 9 8 प्लस 1 9 बनेगा और 17 प्लस 1 18 बनेगा। तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये नया न्यूक्लियस कौन सा है जरा सोच के बताएं। ऐसा कौन सा आपके पास पार्टिकल है या न्यूक्लियाई है कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो आप कहेंगे सर वो तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यानी कि पार्टिकल कौन सा आएगा, प्रोटॉन आएगा। क्योंकि जो आपके पास हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इस 4 को भी ना इधर ही लिख लेते हैं भाई, ये आ गया सही है। और यहां पे आएगा ऑक्सीजन 8 17। ठीक है, नया न्यूक्लियस जो बनेगा ना वो भाई आपके पास हाइड्रोजन बनेगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास जो है वो भी 1 होता है। इसका मतलब है सो द प्रोडक्ट पार्टिकल इज, सो द प्रोडक्ट पार्टिकल इज H11। अच्छा आप ये भी लिख सकते हैं सो द प्रोडक्ट पार्टिकल इज प्रोटॉन, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना। सो द प्रोडक्ट पार्टिकल इज जो प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उसमें भी तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है ना, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई लिख दें या प्रोटॉन सिर्फ सिंपल लिख दें वो भी ओके है, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को। जो न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 6 है वो हम लास्ट पे करते हैं। ठीक है, 5 वाला करते हैं क्योंकि वो इसी फ्रेम में आ सकता है। Determine the rest mass energy of electron in electron volt. Its rest mass is 0.0005555 U। U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। आपने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे तो हम जो पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी हम ये निकाल के आ चुके हैं, लेकिन यहां पर दोबारा से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है दिया हुआ है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड करनी है। तो आप ना उसमें यूज करेंगे वही E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब कोई भी जाहिर सी बात है चीज है उसके पास मैस है तो उसके पास एनर्जी होती है। अगर वो मैस रेस्ट पे है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो रेस्ट मैस एनर्जी होगी, सही है। अच्छा अब कुछ भी नहीं करना, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। गौर से सुनना है कि हम इसमें वैल्यूज कौन कौन सी पुट करेंगे। तो एनर्जी हम फाइंड करें, रेस्ट मैस एनर्जी इसको ई नॉट से भी शो कर सकते हैं, सही है। ई नॉट से शो कर दें, इसको एम नॉट से शो कर दें। एम नॉट मतलब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आप केजी वाली सेंस में ही लिख दें। तो वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर -31। ठीक है, ये जुबानी भाई याद होना चाहिए। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये जुबानी याद होने चाहिए। और सी की जगह क्या आएगा 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 और उसका यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी 3 टू 10 टू रेज पर 8 यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पता होना चाहिए, ये दो वैल्यूज कांस्टेंट है, मैं अपने पास से पुट नहीं कर रहा, ये लाजमी याद रखनी है आपने, सही है। अच्छा अब क्या करना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 8.29 इंटू 10 टू रेज पावर -14 जूल। ओके हो गया, 8.29 इंटू 10 टू रेज पावर -14 जूल, सही है। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा वो चीज देख लेते हैं। इज इक्वल टू, अब ये जूल में आए लेकिन उससे क्या कहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। और आपको पता है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जाना है तो हम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू -19 आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, सही है। यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे, E नॉट इज इक्वल टू 8.29 इंटू 10 टू रेज पावर -14। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 से, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सिंपल, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम कर दो, सही है। अच्छा अब यहां पर आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 10 की पावर को अलग सॉल्व कर लेना है, 8.29 डिवाइडेड बाय 1.6 कर देना है। तो ये आपके पास आएगा 0.511 इंटू 10 टू रेज पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप लिख सकते हो कि 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है।
अब आप सोच रहे होंगे सारा आपने इसको कैलकुलेशन हमें कैसे नहीं की कि 8.29 डिवाइडेड 1.6 करें फिर इन 10 के पावर अलग सॉल्व करें। ये सारा ना हम जो पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल है सेम एज इट इज यही न्यूमेरिकल वहां पे आया था, तो हम वहां पे ये सॉल्व करके प्रॉपर आ चुके हैं। ठीक है, तो वैसे भी इसमें कोई मतलब इतनी कोई मुश्किल चीजें नहीं है, तो इसका सॉल्व आपके आंसर करेक्टली आ जाएंगे। बहरहाल, तो ये हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4, जो कि हम पीछे छोड़ आए थे। शो दैट न्यूट्रॉन नंबर n एंड चार्ज नंबर z आर कंजर्व्ड इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन 12.3। कि जो आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था 12.3, जिसमें इक्वेशन क्या थी, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई या प्रोटॉन। तो आपने इसमें प्रूव करना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो आपका चार्ज नंबर रिएक्शन से पहले और चार्ज नंबर रिएक्शन के बाद वो दोनों सेम है यानी कंजर्व हैं। और आपने प्रूव करना है कि न्यूट्रॉन नंबर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो भी क्या है, सेम है, यानी जितना रिएक्शन से पहले था उतना रिएक्शन के बाद है, तो न्यूट्रॉन नंबर भी क्या है, कंजर्व्ड है। ये आपने क्या करना है, प्रूव करना है इस 12.3 की ये जो इक्वेशन थी उसमें। अब जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये नहीं लिखेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन 12.3, आपको डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन साथ में दे देगा और कहेगा कि प्रूव करो चार नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर कंजर्व है। सिंपल, ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, इसका ये बार आपने सोल्यूशन करना है, सिर्फ इतना ही, ओके हो गया। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर वैल्यू होती है ना, ये होती है एटॉमिक मास, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है चार्ज नंबर, या आप इसको एटॉमिक नंबर भी कहते हो या प्रोटॉन नंबर भी कहते हो। ठीक है, तीनों इसी के नाम है। तो नीचे वाली वैल्यू चार्ज नंबर होती है, ये वाली एटॉमिक मास होती है। सही है, तो सबसे पहले आप लिखाओगे ये कंजर्वेशन चेक की हेडिंग, और यहां पर लिखोगे क्वांटिटी, यहां पे लेफ्ट साइड, यहां पे राइट साइड, यानी ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सही है। अच्छा, चार्ज नंबर देखोगे, मैस नंबर देखोगे यानी एटॉमिक मैस, और न्यूट्रॉन नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं चार्ज नंबर, जिसको हम किससे शो करते हैं, जेड से। पहले लेफ्ट साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे देखें तो न्यूट्रॉन कह रहे हो, नाइट्रोजन का चार्ज नंबर कितना है, नाइट्रोजन का आपके पास चार्ज नंबर है 7, जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो लेफ्ट साइड पे यहां पे आप लिख दो 7, क्योंकि हम चार्ज नंबर देख रहे हैं 7। हीलियम न्यूक्लाई का चार्ज नंबर कितना है, 2 है, तो यहां पे आप लिख दो 2। तो 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अच्छा, यहां पर अगर आप देखो, यहां पर ऑक्सीजन का जो चार्ज नंबर है वो कितना है, 8, और ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है इसका जो चार्ज नंबर है वो कितना है, 1, तो यहां पर लिख दो 1। तो 8 प्लस 1 9 हो गया। यानी ये जो सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज है ना, ये आपने उठा लेनी है। 7 प्लस 2 यहां पर 8 प्लस 1, 7 प्लस 2 यहां पर 8 प्लस 1, तो दोनों का आंसर क्या आया, 9 आया। सही है। इसका मतलब है कि चार्ज नंबर जितना यहां पर है रिएक्शन से पहले, उतना ही रिएक्शन के बाद भी चार्ज नंबर है, यानी चार्ज नंबर कंजर्व्ड है। अब हम देखते हैं मैस नंबर को, यानी ये जो ऊपर वैल्यूज हैं, मैस नंबर को अगर आप देखें तो 14 प्लस 4 और 17 प्लस 1, यहां पर लिखो 14 प्लस 4, तो 14 प्लस 4, और 17 प्लस 1, तो 17 प्लस 1, तो यहां भी 18 आ गया, यहां भी 18 आ गया। इसका मतलब है जितना एटॉमिक मैस यहां पर है उतना एटॉमिक मैस यहां से पे है, जितना रिएक्शन से पहले है उतना रिएक्शन के बाद है। अब न्यूट्रॉन नंबर हमने मैस नंबर क्यों फाइंड किया, हालांकि पूछा हुआ नहीं था, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए मैस नंबर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रॉन नंबर में आप क्या करोगे, ए माइनस जेड। सिंपल आपने ये करना है कि ये जो आपका ए निकला है ना, ठीक है, ये जो आपका ए निकला है, ये रिएक्शन से जो सॉरी ये जो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड जो ए निकला है वो आपके पास कितना है, 18 है, यानी 14 प्लस 4। और जो आपके पास z निकला है वो कितना है, 9 है, तो आप लिख दो 18 माइनस 9, तो 18 माइनस 9 क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि a माइनस जेड करना है, a माइनस जेड करना है। राइट साइड पे देखिए a माइनस जेड करेंगे, a कितना है, 18 है, z कितना है, 9 है, तो 18 माइनस 9 करेंगे, यहां भी 9 आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो न्यूट्रॉन नंबर है वो कितने है, 9 है, राइट साइड पे भी न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 9 है। ओके हो गया। इसका मतलब है न्यूट्रॉन नंबर बी कंजर्व्ड है, तो हेंस बोथ न्यूट्रॉन नंबर एंड चार्ज नंबर आर कंजर्व्ड। सिंपल, ठीक है, नीचे ये लाइन लाजमी आपने लिख देनी है। तो यहां पर ये न्यूमेरिकल खत्म होता है, तो होप सो कि आपको क्लियर जो है कॉन्सेप्ट के साथ समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। कैलकुलेट द क्यू वैल्यू फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बम्बार्डमेंट विद अल्फा पार्टिकल। अब देखिए, जो आपके पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसमें हम क्या करते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है यानी जो हीलियम न्यूक्लियाई है उसको बम्बार्ड करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर।
क्यों? क्योंकि उसने यहां पर लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बम्बार्डमेंट विद अल्फा पार्टिकल। तो फिर हमारे पास क्या आता है? ऑक्सीजन आता है और साथ में प्रोटॉन या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आता है। ओके हो गया? ये तो वही पिछला ही रिएक्शन हो गया ना। तो इसमें वो कहता है कि क्यू वैल्यू कितनी है। क्यू वैल्यू आपके पास वो वैल्यू होती है जो रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, उसको हम क्यू वैल्यू कहती हैं। यानी क्यू वैल्यू क्या है? एनर्जी है। क्यू वैल्यू आपके पास क्या है? एनर्जी है। वो एनर्जी है जो आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है। ओके हो गया? तो पर एंड में देखेंगे कि एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है। तो उसके लिए वैल्यूज दी हुई हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, यानी यू की वैल्यू के अंदर, ये यू की वैल्यू। तो नाइट्रोजन के लिए क्या है? 14.007515। हीलियम के लिए क्या है? 14.003837। और ऑक्सीजन के लिए 17.004533। हाइड्रोजन के लिए 1.008142। ओके हो गया? यानी ये क्या है? ये इनके एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है? मास की यूनिट होती है ना एटॉमिक मास यूनिट में। तो 1 U, इसको हम U से शो करते हैं। तो अब अगर आप देखें सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये मैंने साइड पे लिख भी दी हैं। ठीक है? मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है? क्यू वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेशन में रिएक्शन हम यूज करेंगे। अब क्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो होता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके हो गया? अब ये फार्मूला कैसे आया है? ये फार्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से ही आया है। लेकिन कैसे आया है वो मैं आपको इस न्यूमेरिकल के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर बता दिया तो कुछ समझ नहीं आएगी। लास्ट में बताऊंगा तो सारी समझ आ जाएगी। तो अभी आप इसको एज इट इज याद रखिए। क्यू की वैल्यू क्या है? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें डेल्टा एम आपके पास क्या है? ये मास डिफेक्ट है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले जो मास डिफेक्ट है वो आपने फाइंड करना है। सही है? मास डिफेक्ट क्या होता है? इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। इनिशियल मास का मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास हीलियम और प्लस नाइट्रोजन का मास है, ये आप ये दोनों प्लस करोगे तो ये इनिशियल मास हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो या प्रोटॉन, मैं फिर से कह रहा हूं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कह लें, प्रोटॉन कह लें, एक ही बात है। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है इसको मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा तो ये फाइनल मास आ जाएगा। तो इनिशियल मास में से फाइनल मास को माइनस कर दूंगा तो डेल्टा एम आ जाएगा। तो इनिशियल मास क्या है? मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ हीलियम। और फाइनल मास क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इनिशियल माइनस फाइनल। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज क्या आएंगी? एम एन की वैल्यू आ गई, हीलियम की वैल्यू आ गई, यहां से पुट करिए ये वाली। सही है? हीलियम मतलब अल्फा की। और ऑक्सीजन की क्या है? 17.004533। और हाइड्रोजन की क्या है? 1.008142 आ गई है। ठीक है? तो ये आपने ना वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब जब वैल्यूज इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18.011352 आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18.012675 आएगा। दरम्यान में माइनस का साइन है। तो यहां पर देखें जो मास इफेक्ट आया वो -0.001323 U आया है। ओके हो गया? तो डेल्टा एम तो आ गया। अब आपने क्या करना है? डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। सही है? तो डेल्टा एम ये था, इसको 931.5 जो आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास आंसर आएगा 1.232 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.232 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नेगेटिव में आंसर आएगा। सही है? अब ये नेगेटिव का क्या मतलब है वो भी देखते हैं, और ये फार्मूला कैसे आया है वो चीज देखते हैं। यहां पर ना आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। सही है? तो बहरहाल इसका पहले समझा देते हैं, उसके बाद चलें इस फार्मूले को समझाते हैं। तो कंक्लूजन में आएगा द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट रिक्वायर्स 1.232 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। इसका नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इतनी एनर्जी की कमी है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इतनी एनर्जी की कमी है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी एमिट होती है। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसका मतलब है कि यहां पर इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। सही है? और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? प्लस 1.232 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब वो एनर्जी आती कहां से है? देखिए ये हमारे पास क्या है? अल्फा पार्टिकल है। हीलियम न्यूक्लियाई क्या है? अल्फा पार्टिकल है। अब इसको आपने नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड करना है। अब जब नाइट्रोजन के ऊपर आपने बम्बार्ड करना है तो इसको हम बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं। तो हम जो है काइनेटिक एनर्जी की सेंस में ये 1.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देते हैं।
यानी कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास कितनी होगी, यानी हम इसको जो मूव कराने के लिए ना एक्स्ट्रा वो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं वो 1.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमने ये वाली एनर्जी दे दी। कैसे एनर्जी दे दी कि हमने अल्फा पार्टिकल को स्पीड से मूव करा के नाइट्रोजन में फेंका, तो स्पीड से मूव कराएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बनेगी। और जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बनेगी, हाँ किसने स्पीड से मूव कराया, हमने मूव कराया, इसका मतलब हमने उसको एनर्जी दी है। तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो इतनी है। ओके हो गया। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब है द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट रिक्वायर्स 1.232 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। डन हो गया। अब हम आते हैं इस फार्मूला के ऊपर। देखिए एनर्जी हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू क्या होता है, E ओवर सी स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, एम इज इक्वल टू E ओवर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो एम इज इक्वल टू E ओवर सी स्क्वायर। अब एनर्जी कितनी है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, 1 U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर तो सिर्फ शो करता है एनर्जी और मास के इक्विवेलेंस को, ठीक है। तो अब इसका मतलब है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो एनर्जी कैरी करता है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये पूरी कैलकुलेशन के जरिए से आती है, टॉपिक में आप करके आए होंगे। इसका मतलब है 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर आपके पास हो, 1 U हो, तो 1 U हो अगर आप उसको कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो वो एनर्जी कितनी आएगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करता है। इसका मतलब है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर ये मास है आपके पास 1 U मास है, तो अगर आप इसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर दें एनर्जी में तो एनर्जी कितनी होगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके हो गया। तो डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, ये चीज आ गई है। अच्छा अब अगर आप यहां पर देखें ये 1 U की वैल्यू है ना, सही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो थी ना, यहां पर ना मैं इसको इधर कर रहा हूं, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको जगह हमने Q, E की जगह क्या लिख दिया, Q लिख दिया। E की जगह क्या लिख दिया, Q लिख दिया। तो Q इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, Q इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आपके पास ये मैथ इफेक्ट है तो हम m की जगह डेल्टा m लिख देंगे, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, सही है। अब इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो देखें Q इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डेल्टा m क्या है, वो आपके पास है ये आया था, सही है, -0.001323 U, ठीक है। और यहां पर आया था सी स्क्वायर। अब U की जगह ना आप ये वैल्यू पुट कर दें, यानी 1 U की जगह 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी स्क्वायर पुट कर दें इस U की जगह। यहां पे मैंने U नहीं ना लिखा, इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि हम वो पहले कैलकुलेशन कर चुके थे। तो यहां पर U की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। U की जगह जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी, 931.5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आएगा। अच्छा अब ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कट जाएगा। जब ये सी स्क्वायर इस स्क्वायर सी स्क्वायर से काट जाएगा तो क्या आएगा, -0.001324, तो -0.001324 इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वही नहीं आ गया। तो बेसिकली हमने क्या किया है, इस u की जगह ये वाली वैल्यू हमने पुट की है, तो सी स्क्वायर से कट गया, तो बाकी हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। सेम इसी तरह यहां भी डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर था ना, तो सी स्क्वायर जो है वो इस सी स्क्वायर से कट गया, तो आपके पास आ गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम ही है। ओके हो गया। तो होप्स हो कि इसकी थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी, सही है, कि डेल्टा एम की जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ना तो साथ में u आएगा, उस u की जगह जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो सी स्क्वायर सारी सी बात है इसके साथ आएगा, और वो सी स्क्वायर ये q इज इक्वल टू डेल्टा एम इस सी स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा q इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू जो कि ये वाली है इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ओके हो गया। तो यहां पर जो है वो हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है। होप्स कि आपको सारा समझ आ गया होगा। यहां पे हमारा ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी और पूरी बुक के न्यूमेरिकल वो खत्म होते हैं। तो अगर किसी भी आपको न्यूमेरिकल की जरूरत हो तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहां से आप जाके इस चैप्टर के किसी भी इस बुक के किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हासिल कर सकते हैं आसान तरीके से, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, एग्जैक्ट मेथड के साथ और प्रॉपर करेक्ट कैलकुलेशन के साथ हर एक स्टेप को कैलकुलेट करके तो आपको दिया गया है न्यूमेरिकल्स में, तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 के। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।